बात है यहाँ पर सिक्योरिटी की, बात है यहाँ पर हमारे क्रिटिकल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सेव करने की। ये एडवर्ड स्नोडेन कौन है? ये यूएसए के विसल ब्लोअर हैं। इन्होंने अमेरिका के काले चिट्ठे को सबके सामने उजागर किया। जब भी आपके पास मैसेज कोई आता है तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि वो लिखा होता है कि व्हाट्सएप इज एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड। आप उसको मैसेज हाय हेलो करना चाहते हैं कि नहीं? सिर्फ व्हाट्सएप ही नहीं, इस दुनिया जहां में ऐसे बड़े सारे एप्लीकेशन हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर हम लोग ऐसे इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का खेल खेलते होंगे। इट इज नॉट जस्ट अ गोल, ये हमारे लिए क्या है? अ टेस्ट ऑफ वेदर साइंस, पॉलिसी और पब्लिक हेल्थ, इन सबको हम एक प्लेटफॉर्म पर लाकर सही से एग्जिस्ट करा सकते हैं कि नहीं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईज। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का साइंस एडिटोरियल ऑफ द वीक में, जहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं खूब सारा साइंस, और वो भी बहुत ही इजी लेमैन लैंग्वेज में। तो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन हम लोग समझ लेते हैं कि आज के कौन कौन से पार्ट्स, कौन कौन से आर्टिकल्स आज हमें डिस्कस करने हैं। बेसिकली दो आर्टिकल्स हमें द हिंदू के साइंस सेक्शन से मिले हैं इस वीक में। आपको इसकी पीडीएफ यहाँ पर मिल जाएगी बड़े आसानी से। हम लोग दो आर्टिकल्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं। सबसे पहला आर्टिकल जो है वो है हमारे लिए एक क्वांटम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, और दूसरा आर्टिकल जो है हमारा वो है हमारे लिए एक बहुत ही गंभीर समस्या, मलेरिया से रिलेटेड। तो इसके बारे में हम दोनों आर्टिकल्स को जरा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला आर्टिकल्स हम यहां पर देख सकते हो। बात है यहां पर सिक्योरिटी की, बात है यहां पर हमारे क्रिटिकल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सेव करने की, और बात है यहां पर क्वांटम कंप्यूटर्स के लिए एक जबरदस्त फाइट करने की। और यहां पर कुछ इनोवेशंस के साथ इंडिया अगेन यहां पर कुछ नया करना चाहता है। आर्टिकल्स है अ रैंडम नंबर जनरेटर यूजिंग क्वांटम फिजिक्स एंड अ ब्लॉकचेन। पहले के दुनिया में हम लोग बेसिकली क्वांटम कंप्यूटर्स को बिल्ड कर रहे थे, और उन क्वांटम कंप्यूटर्स के चलते हम लोगों ने कुछ लेक्चर्स में, हमने अपने साइंस एडिटोरियल के ही लेक्चर्स में हम लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स की बात की थी। और इस क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत हम लोगों ने कुछ बात किया था क्वांटम सुपरपोजिशन का। और इसी के साथ साथ हम लोगों ने एक और प्रॉपर्टी की बात की थी जिसका नाम था क्वांटम एंटेंगलमेंट। क्वांटम एंटेंगलमेंट के साथ साथ हम लोगों ने एक और शब्द पढ़ा था, क्वांटम टनलिंग। अब मेरे आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरा इनके बारे में थोड़ा बताएं। याद आ पा रहा है कि नहीं? हम लोगों ने मुश्किल से शायद 2 हफ्ते पहले पढ़ा था इन सब के बारे में। तो ये आपको याद आ पा रहा है कि नहीं? ये बहुत बड़ी चीज होगी आपके लिए। तो एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताएं कि इनका मतलब क्या होता है। फिलहाल आज का जो आर्टिकल है वो ये बोल रहा है कि देखो, ये बेसिकली ना इंक्रिप्शन की बात कर रहा है यार। देखो, नॉर्मली क्या हो रहा था कि अभी तक का एक पर्सन थे, मैं इसको हमेशा अपने लेक्चर्स में इंक्लूड भी करता हूं, कि एक पर्सन है एडवर्ड स्नोडेन। ये एडवर्ड स्नोडेन कौन है? ये यूएसए के विसल ब्लोअर हैं। इन्होंने अमेरिका के काले चिट्ठे को सबके सामने उजागर किया। इन्होंने बताया कि भाई साहब, अमेरिका ने ऑलमोस्ट सभी देशों के जितने भी क्रिटिकल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उन पर बनने वाले कोड्स को अपने आप में उन्होंने इतना हाइट अचीव कर लिया है कोड ब्रेक करने में, कि उनको इंटरनेट का लॉजिक समझ में आ गया है। उनको समझ में आ गया है कि अगर इंटरनेट या फिर कोई भी कंप्यूटर डिवाइस किसी भी प्रोग्राम को अगर कोड करता है तो उसका कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कोडिंग जो है वो किस हिसाब से होता है, वो क्या सोच के कोड करता है। उन्होंने एक पैटर्न फाइंड आउट कर लिया है जिसके चलते किसी का भी डेटा अब सेफ है ही नहीं। उसके बाद एक होड़ मच गई भाई साहब, इनको तो सू किया ही गया था, लेकिन साथ ही साथ जो बाकी देश थे वो सहम गए। अब यहां पर इन्होंने ही, एडवर्ड स्नोडेन ने ही बोला था कि हम लोग क्यों एक ऐसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि इंटरनेट, और वो भी सबके लिए पब्लिक है, और यहाँ के कोड्स को अगर इस्तेमाल करके हम सोच रहे हैं कि मेरा कोई डेटा सेव होगा या फिर सुरक्षित रहेगा, तो ये बहुत बड़ी भूल है। वाई नॉट वी मस्ट इंडल्ज इन एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। मतलब कि अगर मैंने कोई मैसेज आपको भेजा तो या तो वो मैसेज मैं पढ़ सकता हूं या तो वो मैसेज आप पढ़ सकते हैं। आप इस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से अपने व्हाट्सएप में देख सकते होंगे। व्हाट्सएप बिल्कुल इस चीज की प्रॉमिस करता है कि बीच में कोई भी पर्सन इस एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड मैसेज को नहीं पढ़ सकता। वो आपका टेक्स्ट मैसेज हो सकता है, वो आपका इमेज हो सकता है, वो आपकी वीडियो हो सकती है, या फिर इनफैक्ट आपका वॉइस कॉल या वीडियो कॉल हो। उन सबके लिए वो प्रॉमिस तो करता है, अब पता नहीं कितना उसमें सत्यता है कितना नहीं है, बट इनफैक्ट वो बोलता है
जब भी आपके पास मैसेज कोई आता है तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि वो लिखा होता है कि व्हाट्सएप इज एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। आप उसको मैसेज हाय हेलो करना चाहते हैं कि नहीं? पहला मैसेज जब भी आपको उसको पहुंचाना होता है तो वो पहला मैसेज हो सकता है कि सब कोई देख ले, क्योंकि उसी पहले मैसेज में ही वो कोड छिपा होता है जो कि स्पेशली डिजाइंड होता है आपके इस फोन वाले डिवाइस से लेकर आपके सामने वाले पर्सन के, जिसको आप मैसेज भेज रहे हैं, उसके डिवाइस के लिए। सिर्फ यही दोनों डिवाइस के अंदर में एक कोड चला जाता है, जिस कोड के माध्यम से ये बात फिक्स हो जाती है कि इसी कोड से मैं इस मैसेज को इनक्रिप्ट करूंगा और तुमको इसी कोड से इस मैसेज को डिक्रिप्ट करना है। और बाद में ये इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का जो खेल है वो सिर्फ इन दो डिवाइसेस के बीच में ही चलता है। लेकिन यहां पर पता है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि आप खुद सोचो कि डेली बेसिस पर ऐसे लाखों करोड़ों लोग इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते होंगे। सिर्फ व्हाट्सएप ही नहीं, इस दुनिया जहां में ऐसे बड़े सारे एप्लीकेशन हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर हम लोग ऐसे इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का खेल खेलते होंगे। यहां पर पूरा का पूरा जो खेल है पता है किसका है? कि हम इंक्रिप्ट करने के लिए कहां से रैंडम नंबर जनरेट कर रहे हैं। मतलब हर बार हम इतना यूनिक रैंडम नंबर जनरेट कर दें जिससे कि सामने वाला कभी अंदाजा ही ना लगा पाए कि एक्चुअल में इसने अब की बार किस कोड से इसको रैंडमाइज करके इसने इनकोड किया होगा। क्योंकि अगर उसको एक पैटर्न पता चल गया कि अच्छा पिछली बार इसने ऐसे कोड से इनकोड किया था, अब की बार इस बेसिस पर इनकोड किया है, आगे इस बेसिस पर इनकोड कर रहा है, इसका पैटर्न है। और ये पैटर्न जैसे ही मैंने क्रैक कर लिया, तुम्हारा फ्यूचर का जितना भी इनकोडिंग होगा मैं अपने आप ही उन सब चीजों को डिक्रिप्ट कर लूंगा, बिकॉज आई हैव आइडेंटिफाइड द पैटर्न ऑफ योर इनक्रिप्शन। तो इसीलिए इंक्रिप्शन का जो कोड है ना वो बहुत ही रैंडम होना चाहिए। अब तुम खुद सोचो कि दुनिया जहां में इतने सारे लोगों के चैट्स, इतने लोगों के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स, उन सब को रैंडमाइज किया कैसे जाए, ये सबसे बड़ा चुनौती था। तो इसीलिए इन्होंने एक बात बोली थी कि एंड टू एंड एनक्रिप्शन एक एरा हो सकता है, और इसका एक बेस्ट सॉल्यूशन, अगर आप अपने नॉर्मल एंड टू एंड एनक्रिप्शन का एल्गोरिथम जो तुम अपने नॉर्मल कंप्यूटर्स में देख रहे हो वो तो चलो एक हद तक फिर भी सही है, लेकिन अगर तुमने इसमें क्वांटम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया तो तुम्हारे लिए इस बात को अचीव करना काफी हद तक सही हो जाएगा, क्योंकि क्वांटम नंबर्स बहुत ही रैंडमली चीजों को जनरेट करता है। एडवर्ड स्नोडेन की बातों से प्रेरित होकर जब तक क्वांटम कंप्यूटर्स बिल्ड नहीं था तब तक लोगों ने एक बहुत ही फंकी इन्वेंशन था, एक फंकी 1963 का इन्वेंशन था, इसको बोलते हैं लावा लैंप। लावा लैंप यहाँ पर इस लावा लैंप के बेस में कुछ एक केमिकल्स डाले जाते हैं जिसकी वजह से ये थोड़ा सा हीट पाते ही ऊपर की तरफ उठता है, और जितनी बार ये लावा लैंप का ये बबल ऊपर आता है उतनी बार ये लावा लैंप का बबल हमेशा और हमेशा एक यूनिक शेप का आता है। लेकिन इसमें भी बाद में ये बोला गया कि ठीक है भाई, अगर इतना रैंडमली अगर हम लोग कुछ बना सकते हैं जिसका पता ही नहीं है, कोई बेस ही नहीं है उसका, क्यों कौन से शेप का बबल बना रहा है, हर बार रैंडमली बना दे रहा है, कुछ भी बना दे रहा है, कोई लॉजिक ही नहीं है उसमें। ऐसे ही रैंडमाइज्ड चीजों के बारे में हमें अपने कोड को भी समझना पड़ेगा। इन सभी चीजों का सबसे अच्छा लेखा जोखा आता है हमारे एक ऐसे सिस्टम को जिसको हम लोग क्वांटम फिजिक्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो अभी तक का हमारा नॉर्मल कंप्यूटर सिस्टम था उसके कुछ फ्लॉज थे। ये फ्लॉज क्या थे? जैसे पहला फ्लॉज है कि भाई साहब अगर तुम चलो लावा लैंप का इस्तेमाल कर भी रहे हो तो हम बोल रहे हैं कि आखिरकार कोई ना कोई फिजिक्स का ब्रांच ही तो उसको गवर्न करता होगा। उसमें क्या लग रहा होगा? हीट का मूवमेंट ही तो है, थर्मोडाइनमिक्स ही तो लग रहा होगा। एनी हाउ, मतलब ऑन थ्योरेटिकल लेवल भी चाहे तो हम इसको एक्चुअल में इसके सीड, मतलब कि जिस बेसिस पर ये एनक्रिप्ट करा उसको प्रिडिक्ट तो कर ही सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि जो एल्गोरिदम इस डिटरमिनिस्टिक की को जनरेट करने के लिए इस्तेमाल हो जा रहा है वो रैंडम नहीं है। मतलब की रैंडम जनरेट हो रहा है, लेकिन जिस पैटर्न का इस्तेमाल करके वो रैंडम की को जनरेट किया जा रहा है उसमें रिलेशंस है। मतलब तुम एक स्टेप और अंदर चले गए, तुम रैंडम कीज के बारे में बात नहीं कर रहे हो, तुम देख रहे हो ये रैंडम की जनरेट कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, और कैसे कर रहा है अगर तुमने उसमें पैटर्न फाइंड आउट कर लिए तो तुम फिर इस कोड को ब्रेक कर दोगे, और यूएस ने इनफैक्ट यही किया भी था। तो इसके लिए अब हमको, इसीलिए हम लोग इनको क्या बुलाते हैं? सूडो रैंडम नंबर जनरेटर। ये कोई बहुत अच्छे रैंडम जनरेटर नहीं है, ये सूडो रैंडम है। ये फॉल्सिफाई, तुमको धोखा में रखते हैं कि मैं रैंडम जनरेट कर रहा हूं, लेकिन रैंडम होता नहीं है। बैकड्रॉप में उनकी प्रोग्रामिंग जो चलती है उनके बेसिस पर एक पैटर्न डिफाइन होता है कि तुम इस तरीके से इस फॉर्मूला का यूज करके तुम रैंडम नंबर जनरेट करना। जब एक फॉर्मूला यूज करके कोई रैंडम नंबर जनरेट किया जाएगा तो उसी फॉर्मूला से हम लोग फ्यूचर में कोई भी नंबर जनरेट करते टाइम एक पैटर्न तो डिराइव कर ही सकते हैं। तो इसीलिए ये बड़ा ही आसान हो गया लोगों के लिए प्रेडिक्ट करना। इसी का सॉल्यूशन हमें मिलता है कहां पर? क्वांटम रैंडमनेस में। क्वांटम रैंडमनेस हमेशा से एक ऐसा मेजरमेंट है जिसको कि नॉर्मल फिजिक्स तो आपको पता है कि यहां पर लगती ही नहीं है। तो क्वांटम फिजिक्स के अप्लाई करने से
यहाँ पर जो भी फोटोन के पोलराइजेशन जैसी चीज होती है ना, वो बहुत ही रैंडम होती है। हम लोग बोलते हैं क्वांटम सुपरपोजिशन में कि एक इलेक्ट्रॉन अपने क्वांटम स्टेट में जब भी होगा तो वो हमेशा सुपरपोजिशन स्टेट पर होगा, मतलब कि वो 0 या 1 दोनों एक साथ ही एग्जिस्ट कर सकता है। इट इज लाइक कि हवा में हमने कॉइन उछाल दिया और कॉइन ऊपर हवा में उछल रहा है उछल रहा है उछल रहा है, हमें पता नहीं कि हेड आएगा कि टेल आएगा। हम बोल रहे हैं इस टाइम जब तक हवा में तब तक वो हेड भी है और टेल भी है, वो तो जब हमारे हाथ पर आएगा तब हम देखेंगे कि अच्छा हेड आया, लेकिन जब तक हवा में है तो क्वांटम सुपरपोजिशन स्टेट पर है। तो वैसा ही कुछ रैंडमनेस अगर हमारे पास मिल जाए तभी जाके हम लोग बोल सकते हैं कि भाई साहब ये हमारे लिए एक सबूत बन रहा है, ये हमारे लिए एक सॉल्यूशन बन रहा है। अब यहाँ पर एक चीज और एड ऑन किया गया है इस बार। एड ऑन क्या है कि हम लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लेते हैं इस रैंडमनेस के लिए, तो क्वांटम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे, लेकिन हम लोग इस चीज को सिक्योर करने के लिए हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में एक प्रोसेस है जिसका नाम है फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट का मतलब क्या है? मान लो कि एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक में हमने कुछ इंफॉर्मेशन रखा, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ही उसका एक यूनिक हैश नंबर जनरेट होता है, और ये हैश नंबर हमेशा अपने आगे वाले ब्लॉक से लिंक्ड होता है। तो अगर तुमने किसी भी ब्लॉक के अंदर का कोई भी कंटेंट छेड़ा तो उसका हैश नंबर चेंज हो जाएगा, उसका हैश नंबर चेंज होगा तो उसके आगे वाले का भी होगा, उसका चेंज होगा तो उसके अंदर का कंटेंट भी चेंज होगा, मतलब तुम पूरा सर्वनाश कर दोगे। तुम कभी भी उससे कोई भी एक थोड़ी सी चीज नहीं चुरा सकते। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इसीलिए टैंपर नहीं हो सकता है। इसी बेसिस पर हम लोग इन दोनों टेक्नोलॉजीज को मिक्स करके अब बात कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि इतना रैंडमनेस हो तो गया, लेकिन ये बोल रहे हैं कि भाई साहब इनका रैंडमनेस लिमिटेड है। जैसे कि वो 40 दिन के पीरियड में सिर्फ 7,500 के आसपास रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं बस। अब इसी पर आगे रिसर्च चल रहा है कि इस चीज को हम कैसे बढ़ाएं और कैसे रैंडमनेस को बढ़ा के हम किसी के भी इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन को इतना कॉम्प्लेक्स कर दे, इतना रैंडम कर दे कि कोई भी इसको पकड़ ना पाए और ये टैंपर प्रूफ हो जाए। यही पूरा आर्टिकल था हमारे लिए। अगला आर्टिकल जो था हमारा वो मलेरिया से रिलेटेड है, मलेरिया के नए फाइंडिंग से रिलेटेड है। अब ये क्या कह रहा है जरा इसको समझते हैं। मलेरिया के कुछ नए फ्रंट लाइन्स, ये एक्चुअल में डेटा देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा टेक्निकल है ना, इतने डिटेल में हमें पढ़ना नहीं है, हमें बस कुछ मोटी मोटी बातें पकड़नी है कि इंडिया में मलेरिया का क्या स्कोप है, अभी मलेरिया के साथ इंडिया कैसा कर रहा है, कितना ग्रोथ है, क्या टारगेट है, और इंडिया किन किन जगहों पर रिसर्च कर रहा है, वे फॉरवर्ड वगैरह क्या है। बड़ी सिंपल सी चीजें, लेकिन इसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स डेटा को फीड किया गया है, उसको हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि यूपीएससी कभी भी इतने डेप्थ में चीजों को नहीं पूछता है। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन हम अपने यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इसमें निकाल पाए हैं, हम जरा उनको सिर्फ डिस्कस कर लेते हैं। 2023 में एक डेटा पब्लिश होता है जिसके अंतर्गत ये बताया गया कि नियरली 294 मिलियन पीपल इन्फेक्ट होते हैं हर साल मलेरिया से, और लगभग 6 लाख लोगों की डेथ होती है। अब इसमें यह भी बताया गया, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया ने काफी हद तक, अगर 2015 से 2023 तक का डेटा देखा जाए ना, तो इंडिया हैज अचीव्ड अ लॉट। क्यों? क्योंकि इसने मलेरिया के बर्डन को लगभग 80% तक कम कर दिया है। पहले के जमाने में मलेरिया बहुत होता था, अब वो 80%। 2015 में मान लो अगर 100 लोग बीमार होते थे, तो 2023 तक आते आते सिर्फ 20 लोग बीमार हो रहे हैं मलेरिया से, इतना कम हो चुका है। लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं कि कुछ सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कुछ सिलेक्टेड स्टेट्स हैं, जैसे कि हम मिजोरम का लॉन तलाई एक जगह है, या फिर छत्तीसगढ़ का नारायणपुर जगह है। ये दो जगह पर ऐसे हैं जहां पर अभी भी 1000 में से 56 लोग या फिर 1000 में से 22 लोग रेस्पेक्टिवली इन केसेस से, मलेरिया के केसेस से प्रभावित होते हैं। तो अब हम बोल रहे हैं कि हमने इंडियन लेवल पर, तो इंडिया के लेवल पर अच्छा काम किया है, बट देयर आर सर्टेन पैकेट्स, सर्टेन रीजन, सर्टेन ज्योग्राफिकल एरियाज जहां पर हम लोग को अभी भी ये अफेक्ट ज्यादा दिखता है। अब इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। हमने देखा कि देखो अफ्रीका के भी अगर हम कुछ मलेरिया के केसेस से कंपेयर करें, तो अफ्रीका के अंदर में मोस्टली प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम वाला जो आप बोल सकते हो कि यहाँ पर क्या बोल सकते हैं इसको, मतलब कि यहाँ पर ये जो आपका प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है वो रिस्पॉन्सिबल है मलेरिया की। लेकिन जब इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पर प्लाज्मोडियम वाइवैक्स भी आ जाता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम तो है ही है। तो ऐसे जगहों पर जब भी हम लोग बात कर रहे हैं, इन दो चीजों के बेसिस पर अगर हम देखते हैं, तो इंडिया में जैसे झारखंड का इलाका है जहां पर काफी ज्यादा लोग प्रभावित होते हैं, तो इन सब जगहों पर इनसे रिलेटेड अब हम लोग को कुछ कुछ वैक्सीन डेवलप करनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि इंडिया में कोई इससे रिलेटेड वैक्सीन है नहीं, 2021 में ही हम लोगों ने आरटीएस के नाम से एक वैक्सीन बना भी दी थी, लेकिन उसका इफेक्ट हम लोग को 18 महीने में ही खत्म होते हुए दिखा, जब मलेरिया के लिए जो मॉस्किटोज रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन्होंने अपने आप को इस
दवा के ऊपर बना दिया, मतलब कि अब ये दवा उन पर असर नहीं करती थी, तो चौथा डोज देने की भी बात आ गई। सिमिलरली हम लोगों ने R21 मैट्रिक्स M वैक्सीन का बनाया था, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड ने मिलकर बनाया था। इसका भी एफिकेसी 77% तक है फेज 3 के ट्रायल में, और अभी WHO का अप्रूवल वगैरह 2023 में इसको मिल भी गया है, तो अब इसका भी इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन फिलहाल ये RTS या R21 ये सब के सब क्या है, होल पैरासाइट वैक्सीन है। मतलब कि हम लोग क्या कर रहे हैं, मलेरिया के पैरासाइट्स में जो अलाइव हैं, मलेरिया के पैरासाइट्स, उन पैरासाइट्स को हम लोग अपने शरीर के अंदर में अलाइव इंजेक्ट कर दे रहे हैं, बस वो थोड़े वीकेंड फॉर्म में है। तो ऐसे वैक्सीन को हम बना तो रहे हैं, लेकिन टाइम अब आ चुका है जब हम लोग को थोड़ा एक फर्दर स्टेप्स में जाना पड़ेगा। जैसे कि हम लोगों ने देखा था सबसे एडवांस स्टेज है mRNA वैक्सीन का। मतलब कि mRNA मतलब हमारे लिए जो भी mRNA वैक्सीन मैसेंजर RNA वैक्सीन है, अगर हम लोग उस mRNA वैक्सीन जो कि लिपिड नैनो पार्टिकल के साथ में आता है, अगर हम उस पर ध्यान देते हैं तो शायद थोड़ा सा हम और अच्छा काम कर पाएंगे। हमारे लिए चैलेंजेस वगैरह देखो यही है कि 2030 तक ना इंडिया एम कर रहा है कि वो मलेरिया को एलिमिनेट करना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ना प्रिसीजन और परसिस्टेंस के बीच में एक द्वंद चल रहा है कि हम 2030 तक हम लोग प्रिसाइज्ड फॉर्म में मलेरिया को एलिमिनेट कर पाएंगे, या फिर हम लोग जिस हिसाब से अभी तक करते आए उसको परसिस्ट करने के लिए हमारा कहीं ये प्रिसीजन चूक तो नहीं जाएगा। ऐसा तो नहीं कि हम इसके चक्कर में कोई सस्ती दवा बना दें, और सस्ती दवा बना दे बाद में पता चला कुछ हो ही नहीं पा रहा है। तो इसीलिए बड़ा कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर है। यहाँ पर एक सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है CDRI, वो काफी हद तक इस पर रिसर्च कर रहा है आगे भी। हाँ, और इस पूरे आर्टिकल में ना एक बहुत ही शानदार कंक्लूजन लिखा हुआ था, मुझे लगता है कि ये आप लोग डायरेक्टली अपने एसे में या कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कि इंडिया का जो मलेरिया का स्टोरी है ना, ये बेसिकली एक यूनिफॉर्म बर्डन की स्टोरी अब नहीं रही है। ये एक फाइट है जहां पर हम लोग कुछ हिडन रिजर्वॉयर्स को, कुछ ऐसे पैकेट्स, कुछ रिमोट ज्योग्राफीज को पकड़े जहां पर ये पैरासाइट शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। अगर हम लोगों ने कुछ नेक्स्ट जनरेशन वैक्सीन का डेवलपमेंट किया, कुछ होम ग्रोन इनोवेशंस दिखाए, या फिर हम लोग साइंटिफिक मोमेंटम को बहुत अच्छे तरीके से बना पाएंगे, तभी जाके हम लोग 2030 तक का ये जो टारगेट है, ये क्रिटिकल टारगेट को तभी हम लोग अचीव कर पाएंगे। यहाँ पर ये भी लिखा गया है कि ये बेसिकली क्या है, इट इज नॉट जस्ट अ गोल, ये हमारे लिए क्या है, अ टेस्ट ऑफ वेदर साइंस, पॉलिसी और पब्लिक हेल्थ, इन सबको हम एक प्लेटफॉर्म पर लाकर सही से एग्जिस्ट करा सकते हैं कि नहीं। तो ये आर्टिकल मुझे ऐसा मतलब साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आपके एसे के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर जनरल जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाने में मुझे लगा कि ये आपको एक बार पता होना चाहिए कि मलेरिया का टारगेट क्या है, मलेरिया के अभी प्रेजेंट केसेस कितने चल रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ। यहाँ पर मैंने वैसे तो कर दिया है कि मलेरिया जो होता है वो पैरासाइट के कारण होता है, प्लाज्मोडियम, जैसे हमने बताया अभी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या फिर प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। दोनों इंडिया में तो दोनों होते हैं, है ना। हमने बोला अफ्रीका में क्या होता है, अफ्रीका में सिर्फ फाल्सीपेरम है, लेकिन इंडिया में दोनों है। मॉस्किटो रेस्पॉन्सिबल कौन कौन से, एनोफिलीस मॉस्किटो है, स्पेशली गैम्बी और स्टेफेंसी तो है ही है। सिम्टम्स क्या क्या आपको पता ही है, मलेरिया आप सभी में से कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा आपने। ट्रीटमेंट जो है अब वो यहाँ पर एक्ट्स करके एक प्राइमाक्विन करके पी वाइवेक्स लीवर स्टेज है, बट इसको छोड़ दो आप, ट्रीटमेंट का छोड़ दो। वैक्सीन का देखो आप, RTS-S वैक्सीन है, जिसको हम लोग मॉस्क्विरिक्स के नाम से जानते हैं, और R21 मैट्रिक्स M है। ये थोड़ा न्यूअर है और मैंने बताया कि 77% की एफिकेसी है। इसके बाद मैंने आपको यहाँ पर एक पूरा आर्टिकल दे दिया है, जिसके बेसिस पर आप लोग मच्छरों से होने वाले सभी परेशानियों को एक बार कंक्लूड कर सकते हो, जैसे कि लिम्फेटिक फिलियारिसिस, डेंगू, चिकनगुनिया, जीका, जापानीज इंसेफ्लाइटिस, रिवर वैली फीवर, येलो फीवर और मलेरिया। यहाँ पर इन सभी में देखोगे तो कुछ कुछ को एनटीडी बोला गया। एनटीडी मतलब निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेस। निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेस उन डिसीजेस को बोलते हैं जहां पर हम लोग ट्रॉपिकल रीजन्स के कुछ ऐसे गरीब देश, जिस पर पूरा विश्व उन बीमारियों पर ध्यान ही नहीं दे रहा है, उनको निग्लेक्ट कर दिया गया है, और गरीब देश के पास कोई सोल्यूशन नहीं है उन बीमारियों से लड़ने की। ऐसे बीमारियों को WHO जो है वो स्पेशली एनटीडी घोषित करता है, निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेस घोषित करता है। तो यहाँ पर हालांकि मलेरिया एनटीडी में नहीं आता है, बट स्टिल तुम देख सकते हो कि देयर आर सर्टेन मॉस्किटो रिलेटेड डिसीजेस विच आर एनटीडीज, और ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर तुम पॉजिटिव एजेंट्स में देख सकते हो क्या क्या है। कभी तुम्हारे लिए वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी, या फिर डेंगू वायरस, या फिर चिकनगुनिया वायरस, जीका वायरस, जेई वायरस, रिफ्ट वैली, और कुछ इसके मॉस्किटोज तुम देख सकते हो कि कौन कौन यहाँ पर सिम्टम्स लिखे हुए हैं, सभी के क्या क्या हो सकते हैं, और ट्रीटमेंट के नाम पर क्या है बेसिकली। जैसे यहाँ पर मलेरिया वगैरह में तुम देखोगे तो वैक्सीन में RTS-S, R21M मैट्रिक्स है, लेकिन बाकी बहुत सारे प्रॉब्लम्स के लिए कोई भी वैक्सीन डेवलपमेंट अभी तक नहीं हुआ है। तो तुमको यहाँ से काफी सारा एक बेसिक डिटेल मिल जाएगा। एंड आई होप कि तुमको ये पूरा पोर्शन समझ में आया होगा। एंड
यू विल सी कि मतलब ये सारी चीजें धीरे धीरे 2030 तक हम कैसे सही करते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपकी क्या थॉट है। अगर इंडिया चाहे या फिर इंडिया को ऐसे क्या स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कि मलेरिया के साथ साथ और भी जितने भी बड़े प्रॉब्लम्स हैं उनको हम लोग तेजी से रिजॉल्व कर सकें। और जो हमने बात किया था कि सिर्फ ये साइंटिफिक डेवलपमेंट की बात नहीं है, बल्कि अवेयरनेस और पब्लिक पॉलिसी को हम कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, उन सभी के एक कलेक्टिव एफर्ट्स की बात होगी। तो इस पे आपका क्या विचार है और आप इसको कैसे आगे प्रोसीड करना चाहोगे बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर, आप उसके बेसिस पर भी थोड़े से आंसर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो आज के इस डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।